Okay, now let's we see conservation of momentum. Yeah, we know what is linear momentum. So the answer is linear momentum. A body has certain mass moving with certain velocity, then it will have linear momentum, which we usually denoted as P, and it is a vector quantity, and the direction of linear momentum is the direction of velocity. मोमेंटम कंजर्वेशन ये क्या डिफाइन करता है? तो आंसर है कि जब हम किसी बॉडी के मोमेंटम के चेंज की बात करते हैं, तो हमारे जो नेचर में जो भी टॉपिक कंजर्वेशन के होते हैं वो ये डिफाइन करते हैं कि ना तो कोई चीज़ कभी लॉस्ट हो सकती है, वो कभी बनाई जा सकती है. कंजर्व मीन्स कि हमारे नेचर से ना ही कोई चीज़ बाहर जा सकती है और ना तो कोई इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो सकती है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है. इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एक्सप्लेन होता है. कैसे होता है? एक बॉल जिसका कुछ मास है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेट्स से v1, और यहाँ पर कोई दूसरी बॉल है जिसका भी मास m है और वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर. तो जब ये बॉल इसे कोलाइड करेगी, ये कौन सा सिनेरियो है? ये पहला सिनेरियो जहां पर कोलिजन नहीं हुआ, सो बिफोर कोलिजन. अच्छा, सेकंड सिनेरियो जब इसमें कोलिजन हो रहा है, दोनों का मास सेम है. अच्छा, थर्ड कोलिजन, और ये कौन सा? ड्यूरिंग कोलिजन. इसके बाद जो बॉल टकराई है अब वो आगे जा रही है, तो ये आफ्टर कोलिजन है, तो थर्ड सीनरियो है. अब कोलिजन मीन्स टकराना, तो टकराने से पहले का और टकराने से बाद में, आफ्टर कोलिजन. अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन करता है कि जब हम किसी के कंजर्व होने की बात करें तो जो चेंज मोमेंटम में आया है वो चेंज ज़ीरो होना चाहिए. और मोमेंटम में चेंज क्या? तो आंसर है कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वो कितना और किसका मोमेंटम. ये मन में डाउट आएंगे, किसका मोमेंटम और कितना था. और ये जो हम बात कर रहे हैं किस मोमेंटम, तो ये किसका मोमेंटम है, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कि सिस्टम क्या होता है. और उसके साथ साथ आपको एक नॉलेज और लेनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स. तो अगर आप इस टॉपिक में जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती हैं, सो लेट्स वी फर्स्ट अंडरस्टैंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल, देन अबाउट फोर्सेस, linear force and external force. Now first let's we see what is meant by system of particles, system of objects. इनकी क्या मीनिंग है? देखिए, जब हम किसी एक पार्टिकल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही चीज़ें जो स्ट्राइक करती हैं. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब से जुड़कर एक एटम बना. इनके इफेक्ट से जो भी हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के अराउंड और प्रोटॉन न्यूक्लियस में बंधा पड़ा है, तो उसके एक अरेंजमेंट को हमने एटम कहा. इस एटम को अगर हम देखें तो एटम से एटम जोड़ के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एक बॉडी बनती है. तो सिस्टम होता क्या है? एक एग्जांपल देखो, यहां पर एक बस के बारे में बात करते हैं. इसमें दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है. अगर हम बस को धक्का लगाएं बहुत सारे लोग मिलके, तो बस चल पड़ेगी. एक बात का आंसर दो, जो बस के अंदर हैं क्या वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? और चलना मीन्स पोजीशन में चेंज आना. तो आंसर है कि इनकी पोजीशन में चेंज आएगा. फिर से बस को धक्का दिया तो बस आगे की तरफ मूव करती है.
और साथ ही में जो पूरे बस की रफ्तार है वही रफ्तार इनकी भी होती है। इनको ऑब्जर्व करने वाला कौन? थर्ड ऑब्जर्वर, जो बाहर से देखेगा। वो देखेगा कि दो इंसान थे, वो आगे की तरफ चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो जो ये दो मेंबर हैं, इन मेंबर को बोलेंगे कि ये मेंबर इस बस का एक हिस्सा है, और यही मेंबर कहलाते हैं पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। जो इफेक्ट सिस्टम पे आएगा वही इफेक्ट हम पार्टिकल पे मानेंगे। जिस तरह से एक कैरम बोर्ड, यहां पर बहुत सारी गोटियां होती हैं। अगर हम कैरम बोर्ड को ऐसे धक्का दें तो गोटियां भी चलेंगी। इसीलिए जो इसमें गोटियां होती हैं, पुक्स जिसे बोलते हैं हम, वो चीजें क्या चीज हैं? पार्टिकल्स, मेंबर ऑफ द सिस्टम, मेंबर ऑफ द सिस्टम। फिर से, whatever the effect we will give to the system, the same effect will be on its members or particle. So the particle which are the member of the system we call as system of particles. System of particles. अगर ये टॉपिक और अच्छे से जानना है, so let's we see next topic, internal force. क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स हम इसको क्लैरिफाई, डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल कौन है। अभी हम इस रूम में सिस्टम ऑफ पार्टिकल है कि नहीं, तो यहाँ पर आके जो हमारा वर्ल्ड है, जिसकी डेफिनेशन है रिलेटिविटी, वो इंक्लूड हो जाती है। दुनिया रिलेटिव है, कैसे वर्क करती है वी विल सी। और यहाँ पर देखते हैं इंटरनल फोर्स and external force. Without understanding these two topics, we can't understand what is system of particle and what is momentum, because this is the main topic which we have to understand carefully. Now see, what is internal force and what causes it? जब कभी भी internal force present होगी तो एक बात याद रखिए कि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। नो एक्सेलरेशन। अब ना इसको समझने के लिए एक बात सुनिए ध्यान से। एक बॉल, उसका मास m, ठीक है। एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर है, जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है, वो इस बॉल को ऑब्जर्व करता है और वो देखता है कि ये बॉल v स्पीड से एक खड़ी हुई बॉल को टकराने जाती है, ये देखता है। और एक और ऑब्जर्वर है, अब वो इस केस में इस बॉल के साथ सवारी करता है उसी स्पीड से। बॉल यहाँ, वो ऑब्जर्वर यहाँ पर आमने सामने, तो वो ऐसे चलता है आगे की तरफ, उसकी भी स्पीड सेम जो बॉल की स्पीड है। ऐसे में ये ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये तो रुकी हुई है, लेकिन ये बॉल इस तरफ आ रही है, लगेगा ना। और ये क्या कहता है कि ये चल रही है, वो रुकी हुई है। ये जो हमने इफेक्ट अभी सुना, अभी जो पढ़ा, वो चीज़ क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप कौन से रेफरेंस में से किस चीज़ की कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए, यहाँ पर कुछ गोटियों को कंसीडर करते हैं। ये इसमें से ना एक गोटी पर आप बैठे, इस वाली गोटी पर मान लो, और एक स्ट्राइकर है हमारे पास यहाँ पर। ये स्ट्राइकर से जब कोई हिट करेगा तो स्ट्राइकर आगे बढ़ेगा। दो ऑब्जर्वर, एक बाहर खड़ा है और एक इस पर बैठ के सवारी करता है, गोटी पर बैठा है। इमेजिन करना और सोचना कि जब स्ट्राइकर को हम हिट करेंगे तो ये जाके गोटी से टकराएगा।
तो जो गोटी पर बैठा है उसको लगेगा कि कोई इसको आके धक्का देता है, कोई उसको आकर धक्का देता है और वो चल पड़ता है। उस धक्के से ये गोटी आगे की तरफ ऐसे टकरा टकरा के चलती है, ये होगा। अब एक बात का आंसर दो, ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है ये जब देखेगा कि ये स्ट्राइकर गोटी से टकराया, उस केस में क्या कैरम बोर्ड चलता है? नहीं चलता। इसके लिए चलने का मतलब कैरम बोर्ड का चलना, क्योंकि ये सिस्टम के बाहर से देखता है। अब इसके लिए ये कंप्लीट सिस्टम है, इसके लिए चलने का मतलब होगा कि कैरम बोर्ड का चलना। और जो इस पर बैठा है उसको कैरम बोर्ड की भनक भी नहीं है, उसको लगता है कि मैं तो इसी पे बैठा हूँ, यही मेरे लिए सिस्टम है जो गोटी के ऊपर बैठा है। और जब स्ट्राइकर इससे हिट करता है तो उसको लगता है कि कोई धक्का दिया और वो ऐसे करके चल रहा है, टकरा टकरा के। अब इस केस में ये जो ऑब्जर्वर था इसने ये देखा कि पार्टिकल अगर, क्योंकि इसके लिए ये जो गोटियां हैं ये पार्टिकल हैं सिस्टम की, इसने ये नोट किया कि अगर ये ऑब्जर्वर देखता है कि पार्टिकल जब चलते हैं जो सिस्टम है उसकी बाउंड्री से टकराते हैं, उनके कोलिजन से, उनकी फोर्स से सिस्टम मोशन नहीं करता है। आप बस के अंदर कितना भी धक्का लगा लो बस को, बस नहीं चलने वाली। ट्रू। आप 100 लोगों को बुला के धक्का लगाओ तो भी बस नहीं चलेगी। ऐसे में जो ये फोर्स लगाई जा रही है उस फोर्स को बोलेंगे इंटरनल। और अब बताइए, क्या इंटरनल फोर्स लगाई पार्टिकलों ने तो क्या ये सिस्टम चला? नहीं चला, इसलिए नो एक्सेलरेशन। और जो ये बाहर से देखता है इसके लिए चलने का मतलब क्या है कि सिस्टम चले, और सिस्टम को चलाने के लिए हमें यहाँ से फोर्स लगानी पड़ेगी, और तब इसके लिए वो चीज़ एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि अब सिस्टम चलाना। अच्छा, फिर से जो गोटी के ऊपर बैठा है ना, उसको पता है क्या दिखता है कि जो मेरी गोटी है वो सिस्टम है जिस पे वो बैठा है। हाँ जी। अब सपोज करिए कि जिस गोटी पर वो बैठा है उसकी एक बाउंड्री है इस तरह से, यहाँ पर वो यहाँ पर बैठा है इस पॉइंट, इस हिस्से पर। अब यहाँ से वो एक पार्टिकल यहाँ रखता है, इसको हिट करता है बार बार। अब इसको ऐसे हिट करने पे ये गोटी नहीं चलेगी। गोटी कब चलेगी? जब एक स्ट्राइकर आके हिट करेगा। और इस टाइम पर जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है उसको इस स्ट्राइकर ने हिट किया, और ये चीज़ क्या है उसके लिए? एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके फ्रेम से देखें तो वही फोर्स एक्सटर्नल है, इसके फ्रेम से वही फोर्स इंटरनल है। तो ये क्या समझे आप कि इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ये दोनों फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कौन सा फ्रेम लिया है ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो इस पर बैठा है वो तो कर रहा है ना एक्सेलरेट, वो गोटी टकराई ऐसे से मूव कर रहा है। इसलिए ये बात देखना कि इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स बोथ आर फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। फिर से जब ये कैरम बोर्ड को धक्का देगा तो क्या हमारी अर्थ चलेगी? नहीं चलेगी। अब बताइए कौन सी फोर्स है? इंटरनल, इंटरनल फोर्स है, समझे आप? और अगर कोई बाहर से अर्थ को धक्का दे तो अर्थ पूरी चल पड़ेगी, तो वो एक्सटर्नल है ना। तो इस तरह से हमें समझना है कि हम कौन से फ्रेम से देखते हैं। अगर हमें रॉकेट के बारे में समझना हो तो सुनिए, जब रॉकेट टेक ऑफ करता है तो क्या रॉकेट के टेक ऑफ करने से अर्थ पीछे जाती है? नहीं जाती है। कौन सी फोर्स है? इंटरनल। कहाँ से इंटरनल है? जब रॉकेट के बाहर आप खड़े हैं, क्योंकि रॉकेट के बाहर से देखने पर आपके लिए सिस्टम कौन है? रॉकेट और अर्थ, क्योंकि आप अर्थ पे खड़े हैं, ग्राउंड पे अर्थ के। रॉकेट टेक ऑफ करता है, आप बोलते रॉकेट ने टेक ऑफ तो किया, हमारी अर्थ तो चली ही नहीं, इंटरनल है, क्योंकि हमारी अर्थ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं आया। लेकिन वही इंसान रॉकेट के अंदर बैठा है, एक इंसान रॉकेट के अंदर, उसके लिए सिस्टम क्या है? वो रॉकेट है। जब रॉकेट टेक ऑफ करता है तो उसकी पीठ पे धक्का लगता है, उसको क्या फील होता है? वो चीज़ एक्सेलरेशन। जब रॉकेट के अंदर है तो वही चीज़ क्या है? एक एक्सेलरेशन। अगर वो धक्के को फील करता है, उसको एक्सेलरेट मिलता है, तो वो उसके लिए एक्सटर्नल है। तो रॉकेट के बाहर से देखेंगे तो अर्थ नहीं चलती है, इंटरनल। रॉकेट के अंदर बैठ जाओ तो पता लगा कि रॉकेट सिस्टम आपके लिए बन जाएगा, और रॉकेट पर एक झटके की फोर्स लगती है। जैसे अगर आप एक लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट को अगर कोई अचानक से ऊपर खींचता है तो आपको उस टाइम पर एक झटका फील होगा,
लगेगा। जैसे बस में कुछ मेंबर हैं, अगर हम बस को धक्का लगाते हैं या ब्रेक लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बस के अंदर जो मेंबर है उनको फील होता है कि नहीं? होता है। और बस को जो ब्रेक लगती है वो कहाँ से लगती है? एक्सटर्नली। उसने ब्रेक तो लगाई, लेकिन ब्रेक कहाँ से काम कर रही है? बस को रोकने का काम बाहर से किया जाएगा। बस को बस के अंदर बैठे बैठे ये मत सोचना कि ड्राइवर ने कुछ किया, बस अंदर से रुक गई या किसी मेंबर ने रोकी, नहीं, वो फोर्स एक्सटर्नल लग रही है, किसी भी सिस्टम से या कोई इसको ब्रेक लगा रहा है। जिस साइकिल में होता है, साइकिल में जो टायर होता है उसको रोका जाता है, कैसे? वो फ्रिक्शन लगा के इसको रोक देती है, बस वो ब्रेक। हाँ, क्योंकि इंटरनल फोर्स लगाने से उसका मोशन नहीं बदलेगा, तो साइकिल वाले के लिए वो एक्सटर्नल है। तो इंटरनल या एक्सटर्नल फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्लियर। अब इसके बेस पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इजीली समझ सकते हैं। मास m, वेलोसिटी v, एक बॉल यहां रखी है, मास m, नो वेलोसिटी। अब एक बात का आंसर दीजिएगा और समझना, अगर मोमेंटम में चेंज आता है तो क्या मिलती है? एक फोर्स। विच फोर्स? एक्सटर्नल, विच कॉजेज एक्सेलरेशन, m इंटू ए। और अगर एक्सेलरेशन ना हो तो वो क्या मिल जाएगा? जीरो। ऐसे में हम कहेंगे कि dp/dt इज जीरो, सो चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। और मोमेंटम में जब चेंज जीरो होता है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि ये एक डायरेक्शन में मोशन है, एक लाइन में, किसी एंगल पर नहीं है, तो dp जीरो हो जाएगा। और dp क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये होता है। अब ये जीरो कब होगी फोर्स? जब ये एक्सटर्नल ना होके, हाँ जी, तो मोमेंटम में जब कोई फोर्स को सुनोगे आप, कौन सी फोर्स होगी? इंटरनल। हाँ। अब इस बात का जवाब दीजिएगा, ये से बॉडी टकराई, हम कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, ठीक है, हम लगाने के लिए तैयार हैं। ये दोनों बॉडी एक कैरम बोर्ड के अंदर रखी गई है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कौन है? दोनों बॉल। अगर इस मोमेंटम को कंजर्व करना है तो हमें कहाँ आना पड़ेगा? अंदर की बाहर? अंदर जाएंगे, इस पे बैठेंगे तो ये धक्का लगाएगा, एक्सेलरेट होगा, तो कौन सी फोर्स लगेगी? वो फिर से अगर हम इसी पे बैठे हैं, मान लो अंदर की तरफ, ये इससे टकराएगा तो ये एक्सेलरेट करेगा, तो ये हाँ, हमें सिस्टम के बाहर आना पड़ेगा। फिर से अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये इंटरनली वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके टकराने से ये कैरम बोर्ड या सिस्टम वो चलेगा नहीं। इसीलिए यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है? इंटरनल। आया समझ में? अब हमसे जब भी कहा जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, तो कैसे लगाना है? ये चीज़ मैंने अपने आप से मानी थी, और ये भी, इसलिए इंटरनल फोर्स मान के लगा सकता हूँ। वरना एग्जाम्पल ऐसे भी आते हैं कि दो हॉकी प्लेयर हैं, वो हॉकी खेलते खेलते उनकी हॉकी स्टिक टकराती है, फिर बॉल को ले जाते हैं, लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम कंफ्यूज, इसमें कैसे कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे? तो मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाओ, हम कैसे लगाएंगे? सिस्टम आप किस फ्रेम से खड़े हो वो देखो आप। फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए आप क्या देखोगे? पहले आपका फ्रेम कौन सा है, इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने के लिए कौन सा फ्रेम है? आउटवर्ड, आउट ऑफ द सिस्टम। दो हॉकी प्लेयर खेलते हैं, टकराते हैं, लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। कौन सा सिस्टम है? उस जहाँ पर भी वो खेल रहे हैं उसका एक ग्राउंड मान लो, क्लोज सिस्टम, और हम बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं। अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ हमारा फ्रेम है,
तो वो टकराएं या कुछ भी करें, अर्थ को क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या अर्थ उनके टकराने से चल पड़ेगी? नहीं। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में वो इंटरनली वर्क कर रहे हैं, इंटरनली एक्ट कर रहे हैं। आ रहा दिमाग? इसी तरह रॉकेट में एक्सटर्नल कैसे होगी फिर हॉकी वाला? एक्सटर्नल, एक काम करो, जो हॉकी से स्टिक टकरा रही है, तो हॉकी स्टिक पर अगर हम बैठते हैं या बॉल के ऊपर बैठते हैं या किसी इंसान के साथ हैं, तो वो एक्सेलरेट वगैरह ये सब चीज़ें करेंगे। जहाँ पर हमें मोशन का इफेक्ट हो वहाँ पर एक्सटर्नल। रॉकेट में आ जाओ, रॉकेट वाला केस। रॉकेट में बोलते हैं लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। कैसे लगाएं? पहली बात, फ्रेम कौन सा है? एक ऐसा फ्रेम चुनो जहां से रॉकेट के मोशन से कोई फर्क ना पड़े किसी को भी। अर्थ, अर्थ पे खड़े हो जाओ। अंदर जाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि रॉकेट के मोशन से जो इंसान अंदर है वो एक्सेलरेट करेगा, उसको वो चीज़ फील होगी, उसको फील होगा कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है या उसको धक्का लगेगा तो फील कर लेगा। इंटरनल फोर्स वो जहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसका मतलब मोशन कौन सा है हम जो कंसिडर कर रहे हैं? यूनिफॉर्म। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब हमें मोशन डिटेक्ट ना हो। रॉकेट के अंदर पता चलेगा कि नहीं चलेगा मोशन? पता लग गया कौन सा है? हाँ, एक्सेलरेशन वाला। तो हमें वो नहीं चाहिए। एक बुलेट है, उसको गन से फायर करते हैं, ठीक है, हमें लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिस्टम कौन सा लें हम? फ्रेम कौन सा लें? अर्थ लेंगे, क्योंकि गन चल रही है, बुलेट चल रही है, अर्थ को क्या पड़ रहा है इफेक्ट? अगर एक इंसान बुलेट के ऊपर बैठा है तो उसको एक्सेलरेशन फील होगा, उसको फील होगा वो चीज़। या गन के ऊपर बैठा है तो भी फील होगा, क्योंकि उसको अचानक से पीछे झटका मिलेगा एक, वो सोचेगा पीछे क्यों गया वो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने धकेला होगा उसको। ये गन के ऊपर आप मान लो ये पीछे आ गई, क्यों आई पीछे? पीछे आने का उसको रीज़न ही फील हो जाएगा। क्यों फील होगा पीछे आने का रीज़न? क्योंकि जो इंसान यहाँ पर बैठा है उसके पास रुके रहने का इनर्सी है। जो पीछे आएगा तो झटका लगेगा और झटके को पता लगा लेगा वो। इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए पहले फ्रेम डिसाइड करो कौन सा है, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। 9th की प्रॉब्लम थी सारी। हाँ, तो चीज़ समझ में आई कैसे काम करनी है। अभी हमें चीज़ों को पढ़ना है मैथमेटिकली। पहले ये क्लियर करना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाएं, कैसे लगाएं। ठीक है, चलो। इसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन की एप्लीकेशन सोचते हैं। ये है बिफोर कोलिजन या फिर बिफोर इंटरेक्शन, कुछ भी नाम दे दो। बिफोर कोलिजन, बिफोर इंटरेक्शन, कुछ भी। अब कोलिजन हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन हमें वो नहीं लेना है क्योंकि बहुत ही स्मॉल टाइम होगा, उसका नहीं। अब कोलिजन होने के बाद एक बॉडी रुक गई, दूसरी चल रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। हम ये सेकंड कंडीशन है। आफ्टर कोलिजन एक और इंपॉर्टेंट बात वो लिख लेते हैं यहाँ पर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम is a frame dependent quantity. ट्रू। अगर हम ऐसा लेंगे नहीं, फ्रेम डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे। नो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स 0, या फिर फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, ये चीज़ आती है। अब हम इसकी एप्लीकेशन लगा लो। नाउ मोमेंटम फाइंड करो, किसका? सिस्टम में जो पार्टिकल है कौन कौन है, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिसाइड करो कौन सी प्लस लेनी है। लेट्स मी से ये वाली प्लस लेनी है, तो इसके लिए लगाओ एप्लीकेशन।
तो मोमेंटम जो हम निकालेंगे पार्टिकल का एक एक करके वो रखते हैं। तो m इंटू वी प्लस m इंटू 0 मोमेंटम आ चुका है एक सिस्टम का। इसका मोमेंटम पूरा आ चुका है और इसका मोमेंटम आ चुका है। कितना होगा वो, या टकराने से पहले का, टकराने के बाद m इंटू 0 की ये वाली रेस्ट पे आ गई और वो चल पड़ी, प्लस क्योंकि डायरेक्शन प्लस की ले ली है, और ये चल पड़ी m इंटू वी, और v क्यों प्लस में लिया, क्योंकि ये डायरेक्शन प्लस की है। ठीक है, एक सेकंड मोमेंटम आ गया। अब इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल है। मेन क्या है हमारे पास, ये चीज़, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व। ठीक है, कौन, अच्छा आपने याद होगा पूछा होगा कि भैया इस क्वेश्चन में कंजर्वेशन मोमेंटम तो कहीं है ही नहीं, हाँ भैया, है ना। और यही तो स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि कहाँ लगाएं, कहाँ अप्लाई करें मोमेंटम कंजर्वेशन। जहाँ लग रहा हो वहाँ लगाओ। ठीक है, सो अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स। एक बॉडी है, इनिशियली वो 1 kg की रेस्ट पर है, ठीक है, एंड एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:1:3। तो वो इतने रेशियो में ब्रेक हो जाते हैं, 1, 1 और 3 के रेशियो में, 3 मासेस। द 2 ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ये से बैठे बैठे बॉडी ब्लास्ट हो गई, एक मास यहाँ एक मास यहाँ, और दोनों परपेंडिकुलर इक्वल मास वाले। वो उधर चला गया, उधर चला एक ऐसे एक ऐसे, हाँ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फ्लाई ऑफ किए इनकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर फ्रैगमेंट। एक हैवियर फ्रैगमेंट है, वो कहाँ गया होगा, या तो यहाँ या तो यहाँ, ये 2 डायरेक्शन में। अब कौन सी है, किस तरफ गया, ये निकालेंगे हम, या यहाँ गया है कि यहाँ गया है। ओके, फर्स्ट लेट्स मी सी कि हमारे पास डाटा क्या क्या और क्या कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए, जब ये कोई भी मास था, जब ये ब्लास्ट होगा यहाँ से, इसके ब्लास्ट होने से ये 2 फ्रैगमेंट आएंगे, क्या हमारे अर्थ के मोमेंटम पे या फिर अर्थ पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर हम अपना फ्रेम अर्थ को लें तो अर्थ का कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पहुंचेगा अर्थ पर। जैसे एक पटाखा जो दिवाली के दिन फटता है, तो उसके ब्लास्ट होने से, एक्सप्लोड होने से कौन सा हमारी अर्थ की स्पीड बदल जाती है। तो अगर हम अर्थ का एक फ्रेम लें तो ये पूरी फिनोमेना कैसी है, कंजर्व, मोमेंटम इसका कंजर्व है। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो हम इसमें वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सी, मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें वेलोसिटी निकालनी है हैवियर फ्रैगमेंट की। सो हाउ विल बी सॉल्व इट। तो आंसर है कि हमने पढ़ा है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नाउ देखिए, ऐसी प्रॉब्लम जब आपके सामने मिलेगी तो याद रखिएगा कि मोमेंटम में जब आपको सॉल्व करना है तो उसके एक डायरेक्शन को लो। मोमेंटम केवल एक लाइन में सॉल्व हो सकता है। ये 2 ऐसे गए ना, इनको एक लाइन में लेकर आओ, तो कैसे लेकर आएंगे, तो सुनिए, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया। अब जो तीसरा वाला है वो कहाँ होगा हम नहीं जानते। वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पर आ गया वो मास, या फिर यहाँ पर कहीं भी ले लो मास को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैं ये सॉल्व करूँगा, आप कहीं भी लेके सॉल्व करना। तो यहाँ पर जो ये मास चल रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, और इसकी भी वही है, और एंगल ये 45 का बनेगा, ये भी 45 का बनेगा। ये परपेंडिकुलर फ्लाई ऑफ करते हैं। इसके कंपोनेंट की बात करते हैं, इधर इसका कितना इफेक्ट है, ये, और ऊपर ये इफेक्ट है। इसके सामने वाला कंपोनेंट, ठीक है, इसकी बात करो, इसकी बात करें तो इसका चेहरा इस तरफ है, तो एक इफेक्ट यहाँ होगा और एक इफेक्ट डाउनवर्ड होगा।
डाउनवर्ड, और ये इस तरफ होगा। ठीक, अब हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। इसके सामने कितना होगा ये, अगर ये 30 है तो ये वाला कितना होगा 30 sin 45, और sin 45 कितना होता है 1/√2, करेक्ट। और 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे 30/√2, ठीक है। और नीचे वाला क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट cos 30 cos 45 भी 1/√2, 1/√2। इसकी बात करते हैं, तो इसके वाले की बात करेगा तो ये डाउनवर्ड है, तो ये -30/√2 क्योंकि डाउनवर्ड गया। इसके इस वाले की बात करें तो ये भी 30/√2 होगा, और ये माइनस में प्लस में तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास ये बचेगा जिसको हम सम अप करेंगे। इसके इन दोनों के जो इफेक्ट है वो इस डायरेक्शन में ये मिलेंगे 30/√2 30/√2। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूँ। देखिए इस डायरेक्शन में 30/√2, और इसकी भी वेलोसिटी यहीं पर मिलेगी 30/√2। अच्छा, अब इसके मोमेंटम की बात करते हैं इसी डायरेक्शन में। सो मोमेंटम इस बॉडी का और इस बॉडी का इस एक्स के डायरेक्शन में, मोमेंटम 1 इन द डायरेक्शन एक्स। अगर इसको पार्टिकल 1 नाम दें, इसको 2 नाम दें, तो मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। कितना मास है, इसका रेशियो दिया हुआ है, और रेशियो का क्या मतलब है कि आंसर इसमें जो मल्टीप्लाई है, जैसे रेशियो को लिखते हैं तो ये एक रेशियो है, और रेशियो का क्या मतलब होता है कि जो यहाँ मल्टीप्लाई वही, ये पता है बात, ठीक है। अच्छा, इसका मास कितना है x kg, और वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में वो 30√2 है, तो 30/√2 इंटू में x। अच्छा, दूसरा वाला पार्टिकल, अब y वाले तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, उसका भी सेम होगा लेकिन वो भी x होगा। इस सब में वही सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ये आ गया। अच्छा, अब मोमेंटम कंजर्व है। इनिशियली क्या था, इनिशियली हम देखें तो मोमेंटम 0 था क्योंकि ये बॉडी 1 kg वाली रेस्ट पे थी, ठीक है, ओके। अब जब पार्टिकल नंबर 3 है वो भी x डायरेक्शन में होगा, उसका मास कितना 3x, वेलोसिटी हम नहीं जानते और वही फाइंड करना है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, करेक्ट। अच्छा, अब ये तीनों मोमेंटम एक ही सिस्टम के हैं तो क्या करना है, इनको ऐड अप, ठीक है। और एक ही डायरेक्शन भी हमने लिए, कौन सी डायरेक्शन प्लस के लिए, ये वाली, तो ये प्लस में आएगा 30/√2 और x प्लस x क्योंकि ये भी x है, और इसका तो पता नहीं, चलो मान लो कि ये भी उसी डायरेक्शन में है, तो 3x इंटू में v इक्वल्स 0, सही है। अब निकालना है यहाँ से, सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा, ओके मैं इसको हटाता हूँ, 30 और 30 60 x/√2 इक्वल्स टू, नहीं √2 दोनों में है तो सेम आ जाएगा ऐड होके, 30x प्लस 30x 60x प्लस 3x भी इक्वल्स 0, करेक्ट ना। इनिशियल डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। अब इसको मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, सॉल्व करते हैं, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60x/√2 इक्वल्स टू -3xv, x कैंसिल, ठीक है। अब इसको डिवाइड में लेकर आते हैं, 3 1 जा और ये 2 से तो 20 आएगा, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी विल बी -20/√2, देखिए माइनस है ना, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसा। √2 को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आएगी -10/√2 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस क्यों है,
हमने इसको कहाँ माना था, इस तरफ, तो पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो पार्टिकल यहाँ चल रहा होगा। ठीक है, वेट लेट मी चेक। ओके, 10√2 की वैल्यू से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू 10, ठीक है, 14.14। नाउ सी 14.14 मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव गॉट करेक्ट आंसर। और डायरेक्शन इसी तरफ गया पार्टिकल, m3 मास वाला। सी स्टार्ट हो गया। नाउ सी, so mass of neutron we have given and moving at a speed of 10⁸ meter per second. so speed of neutron हमें given है, इसको हम velocity कह सकते हैं, is 10⁸ meter per second. now see, a neutron having a mass this much and moving at a speed of this much collides with a deuteron at rest and sticks to it. okay, now so we have deuteron and we have neutron. This neutron moves toward deuteron and it collides and sticks to it. Now initially deuteron was at rest and neutron was moving with this much speed. okay, if the mass of deuteron is 3.34, so mass of deuteron we have given 3.34 times 10⁻⁻27 kg. now we have to find the speed of the combination. जब ये दोनों टकराने के बाद मूव करेंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। अब इसमें जो एक्शन अप्लाई हुआ है उस एक्शन के बारे में सोचो। तो एक्शन क्या है, एक न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन से टकराता है, स्टिक करता है, उसके बाद वो मूव करता है। अब इस प्रिंसिपल से बताओ कि जब न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन से टकराया तो हम एक फ्रेम लेंगे जहां से ये मोमेंटम कंजर्व दिखाई दे, और वो फ्रेम हमारा खुद अर्थ का है। टकराता है, आगे जाता है, ठीक, अर्थ पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि अर्थ का वो फ्रेम है जहां पर हम सारे के सारे मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं मोस्टली। ठीक है, सो let's we apply conservation of momentum. For this we know final momentum equals to initial momentum. So what is initial momentum and final momentum? So pi, m mass of neutron speed of neutron plus mass of deuteron speed of deuteron. अब यहाँ पर कौन से डायरेक्शन प्लस के लें, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी और लीनियर है, इसीलिए हमें यहाँ पर मैं कोई खास स्पेशल वेक्टर साइन नहीं रखता हूँ, क्योंकि लीनियर है इसलिए मैं जानता हूँ कि वेक्टर साइन की नीड नहीं है, सिंपल प्लस माइनस देख लूँगा मैं। अगर ये लीनियर नहीं होता, किसी एंगल पे होता, तो मुझे वेक्टर रखना पड़ता, फिर वेक्टर उसका रिजोल्यूशन देखना पड़ता, वेक्टर के कंपोनेंट करने पड़ते, क्योंकि एक डायरेक्शन में वेक्टर का जो सम होता है वो कितना होता है, जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर देखें तो सिंपली वो ऐड हो जाते हैं, ए प्लस बी। अपोजिट हैं तो सिंपली वो माइनस हो जाते हैं, एंगल पे हो तब ट्रायंगल लो। नाउ या सो दे बोथ आर इन सिस्टम, सो दिस वी हैव, सपोज कि एक सिस्टम के अंदर ये है, इस सिस्टम में इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड हमने कर दी। सॉल्व करते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन वी नो it is 1.67 times 10⁻⁻27 and the speed of neutron is 10⁸ plus this is 0, so the whole quantity will be 0. I don't need to write plus 0, so this is my initial momentum. Now what will be final momentum? In this case I know these two masses have joint. So how much the mass is? So mass of neutron plus mass of deuteron, और ये दोनों एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब इस केस में जो न्यूट्रॉन का मास है वो कितना है और ड्यूट्रॉन का मास वो कितना है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में जो क्वांटिटी मुझे चाहिए वो मेरे पास है,
ये चाहिए मुझे, और इसकी नीड अभी नहीं है क्योंकि मैं इसको यहाँ से इक्वल रख के सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे ये निकालना है। सो हाउ विल आई सॉल्व? न्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन। सो पी एफ विल बी मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस mass of deuteron now times v. According to law of conservation of momentum, I can say according to law of conservation of momentum, I can say initial momentum equals to final momentum, pf equals to pi, या फिर ऐसे नहीं, तो दोनों आपस में इक्वल है एक दूसरे के। अब ये चीज़ें मैं जानता हूँ, इनिशियल मोमेंटम इतना है एंड फाइनल मोमेंटम वहाँ पर है। या सो इनिशियल मोमेंटम इज 1.67, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10⁻⁻19 इक्वल्स, उसको देखें तो ये और ये कॉमन है, मैं इसको टेक आउट ले लेता हूँ बाहर। 10⁻27 इंटू वेलोसिटी, और ये दोनों चीज़ें कॉमन, ये ऐड हो जाएंगी तो 1.67 प्लस 3.34, यानी कि 10⁻⁻27 से ये बाहर आ गया और ये भी मल्टीप्लाई में था। अब सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, और इसको ऐड करो तो कितना आएगा? .01। ओके, और इसके मल्टीप्लाई में v के से मेरे पास v फाइंड हो जाएगा। कितना है v? लेट्स बी सॉल्व इट। ये ऊपर आ जाएगी क्वांटिटी, तो 1.67 डिवाइडेड बाय 5.01 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻27, और ये प्लस में हो जाएगी क्योंकि माइनस से ऊपर लिखेंगे तो प्लस में लिख सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। सो लेट्स बी डिवाइड इट फर्दर। नाउ आई विल यूज कैलकुलेटर। 1.67 5.01 and it will be 0.33 0.3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 10⁸8। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसको रोको।